हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स। आज की जो हमारी क्लास है वो करंट अफेयर्स की क्लास है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ये लोगो जो लिखा है IAS PCS फ्री ऑनलाइन कोचिंग, ये मेरी कोचिंग का है। यानी कि यूट्यूब पर दूसरा चैनल है मेरा, जिस पर मैं डेली एडिटोरियल जो आते हैं उसको मैं मेंस के तौर पे, ठीक है, मेंस के हिसाब से डेली एडिटोरियल को वहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। डेली मेंस आंसर राइटिंग कराते हैं वहाँ पर, क्योंकि देखिए एग्जाम जो सिविल का एग्जाम है इसको क्रॉस करने के लिए आपको मेंस आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें जो नंबर मिलते हैं वो मेंस से ही मिलते हैं, ठीक है। अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो प्री की तो खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके भी विजिट कर सकते हैं। बाकी हम आज बात कर रहे हैं अपने ओनली प्रीलिम्स एग्जाम कोचिंग के लिए, तो इसमें हम आज की करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे। और जो आज की करंट अफेयर्स है ऑडियो फ्रेंड्स, इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन वो चैनल जो होगा वो इस कोचिंग के नाम से होगा, ठीक है। IAS PCS फ्री ऑनलाइन कोचिंग के नाम से होगा चैनल का नाम, टेलीग्राम पे, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। तो ये जो PDF है आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो पहले जो हमने आज का जो करंट अफेयर्स लिया है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये क्यों चर्चा में आया है इस पर एक बात करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको NHRC हम बोलते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड-19 महामारी से मरने वाले लोगों की गरिमा बनाए रखने के लिए कानून बनाने के लिए कहा है। ये मानवाधिकार का ये लोगो है, ठीक है। तो प्रमुख बिंदु क्या क्या है। वर्तमान में देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर चल रही है। इसमें भारी संख्या में लोग मर रहे हैं। इसी बीच कई राज्यों में सबों को नदियों में फेंके जाने, बालू से दबाने जैसे कई मामले सामने आए हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड-19 महामारी से मरने वालों, ठीक है, मरने वालों की गरिमा बनाए रखने के लिए कानून बनाने के लिए कहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आदि के अलावा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को विस्तृत एडवाइजरी जारी भेजी है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 21, अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 21 है, न केवल जीवित व्यक्तियों पर बल्कि मृतक के जो मरे हुए व्यक्ति हैं उन पर भी लागू होता है। इसलिए मृतकों के अधिकारों की रक्षा करना और सब पर अपराध को रोकना सरकार का कर्तव्य है। और जिस तरीके से जो शव है उनको मिट्टी में दफनाया जा रहा है या फिर ऐसी नदियों में बहा जा रहा है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो शवों पर क्या हो रहा है, अत्याचार ही हो रहा है या अपराधी हो रहा है, तो उसको रोकना क्या है, सरकार का कर्तव्य है। इसके अलावा एडवाइजरी में आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि परिवहन के दौरान सामूहिक अंत्येष्टि या देह संस्कार व शवों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। जिस प्रकार से हम न्यूज में देखते हैं कि एम्बुलेंस बनावर में बहुत से सब वहाँ पड़े हैं, तो ये भी कहा गया है, मानवाधिकार ने कहा है कि भाई आप जो है जो शवों का ढेर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यह मृतकों के गरिमा का अधिकार का उल्लंघन है। तो जो मरे हुए लोग हैं भाई उनको भी तो गरिमा है कि उनको सही तरीके से उनका दाह संस्कार किया जाए। तो जो देह संस्कार है मृत लोगों का वो उनके गरिमा में आता है। तो यही मतलब हमारे जो क्या नाम है, तो यही मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनको भी गरिमा के साथ में उनका देह संस्कार करना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में हम एक बताते हैं कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, इस पर प्री में क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्योंकि भाई ये कोविड-19 के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार ने संज्ञान लिया है, तो इससे क्वेश्चन पूछना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। ये वैधानिक संस्था है। वैधानिक का मतलब क्या होता है, ये कानून के रूप में बनी है। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है कि संविधान में इसका उल्लेख है। तो इसका मतलब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, वैधानिक संस्था है ये, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ये अधिनियम, जो अधिनियम आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, भाई प्री में पूछे जाते हैं। और जो अधिनियम दे देते हैं उनके सन दे देते हैं कब ये बने थे और मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है दिल्ली में स्थित है, और यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, देखिए जो अधिकार होते हैं वो एक तो विधिक अधिकार होते हैं, अभी मैं आपको चर्चा करता हूँ अधिकार के बारे में, यहाँ पर बताता हूँ आपको भी मैं। तो ये क्या है, यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रभारी के रूप में कार्य करता है। प्रभारी का मतलब है कि उनके रक्षा के रूप में क्या करता है, कार्य करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और मानवाधिकार क्या होते हैं, देखिए मानवाधिकार समझने से पहले ये अधिकार के बारे में आप समझ लीजिए।
आ- ठीक है, तो वैसे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं इसको। अधिकार जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। देखिए, एक तो होते हैं मानवाधिकार, जो यहाँ पर लिखे हैं मानवाधिकार होते हैं, और एक होते हैं आपके मौलिक अधिकार, और एक होते हैं आपके कानूनी अधिकार। मतलब जो संसद द्वारा कानून बना के आपको अधिकार दिए जाते हैं वो कानूनी अधिकार कहलाते हैं। यार 3 तरीके के मैंने आपको कानून बताए हैं। पहला जो कानून बताया है मैंने कहा था मानवाधिकार। मानवाधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ तो जन्म होने के उपरांत जो उसको अधिकार मिलते हैं वही आपके मानवाधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो संविधान के द्वारा, किसी भी देश के संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, वो आपके मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है। और ये जो फिर मैंने कहा कानूनी अधिकार, तो संसद कानून बना के जो अधिकार देती है उसको कानूनी अधिकार कहते हैं, याद रखना। ठीक है, 3 तरीके के मैंने आपको कानून बताए हैं, होते यही हैं। एक होते हैं आपके मौलिक अधिकार, और मानवाधिकार तो यही है पहला वाला, फिर मौलिक अधिकार, इसके बाद मैंने कहा कानूनी अधिकार। तो मानवाधिकार जो होते हैं जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, जैसे व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको ये अधिकार मिलते हैं, मानवाधिकार। मौलिक अधिकार किसी भी देश की सरकार या संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं अपने नागरिकों को, वो कहलाते हैं आपके मौलिक अधिकार। और कानूनी अधिकार वो होते हैं जो नागरिकों को क्या है संसद कानून बनाकर प्रदान करती है, वो कानूनी अधिकार कहलाते हैं। तो मैंने अधिकार के बारे में आपको बता दिया। संयुक्त राष्ट्र यूएन की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम व एवं शिक्षा का अधिकार शामिल हैं। तो ये जो अधिकार है वह मानवाधिकार में शामिल हैं। और क्या है, संविधान का अनुच्छेद 21, जो अभी मैंने कहा था लास्ट में चर्चा करेंगे, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण और उसकी दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। और ये भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से आप वंचित करते हैं तो केवल आप वंचित तभी कर सकते हैं, वो भी एक कानून विधि के अनुसार, मतलब कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, विधि के अनुसार ही आप उसको वंचित कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप विधि के अनुसार या कानून के अधिकार उसको वंचित नहीं कर रहे हैं तो उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 21 कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में द्वारा अनुच्छेद 21, और ये अनुच्छेद 21 काफ़ी विस्तृत भी है कि सूक्ष्म व्याख्या की है और इसमें कई अधिकारों को शामिल करके इसको व्यापक बनाया है। यथा जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार या पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, तुरंत सुनवाई का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। तो ये अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत इन अधिकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए, और शामिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। मतलब ये जो अभी अधिकार हमने पढ़े हैं 21 अनुच्छेद, और बाद में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं, इन अधिकारों को बिना भेदभाव के, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो बिना भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करता है प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी अगली खबर पे, वो है एशियाई हाथी, इनकी एशियन एलिफेंट। तो चर्चा में क्यों है, देखिए भाई ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि पिछली बार वो एक घटना हुई थी हाथी को मारने की बम से, तो उसको यूपीएससी ने उससे क्वेश्चन पूछा था, तो हो सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी हाथी मारे गए, 18 हाथी मारे गए। हाल ही में असम राज्य सरकार ने 18 हाथियों के मरने की फॉरेंसिक जांच कराने का निर्णय लिया है ताकि इन हाथियों की मृत्यु का सही कारण पता चल सके। अब 18 हाथी बहुत होते हैं मरने, ये एशियन हाथी का इमेज यहाँ पर दिखाया गया है। प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, तो कुछ दिनों पूर्व असम राज्य के नौगांव जिले के कोठिया टोली वन क्षेत्र में 18 हाथी मृत पाए गए थे। शुरू में इन हाथियों के मृत्यु का कारण बिजली गिरना बताया गया था, किंतु कुछ वन्यजीव विशेषज्ञों को संदेह है कि इतनी ज़्यादा संख्या में हाथियों का मरने के पीछे जहर भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि असम में इससे पहले भी जहर के कारण हाथियों की मौत देखी गई है। यही कारण है कि असम राज्य की सरकार ने इन 18 हाथियों के मरने की फॉरेंसिक जांच करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि असम राज्य में कम होते वन क्षेत्रों और अनियोजित विकास के चलते, अनियोजित विकास का मतलब है कि नियोजित बनाकर कोई इसका योजना बनाकर या नियोजित रूप से कोई विकास नहीं किया जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं अनियोजित विकास के चलते हाथी मानव अधिवासों की ओर जाते हैं।
जो हाथी हैं जहाँ पर मानव रहते हैं, अधिवास का मतलब जहाँ मानव रहते हैं वहाँ जाते हैं भाई, जब जंगल खत्म कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अनियोजित विकास भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हाथी हैं वो कहाँ जाते हैं, मानव अधिवास की ओर जाते हैं, जिससे मानव संघर्ष के बीच में, जो मानव और पशु के बीच में संघर्ष बढ़ जाता है। उनके वनों के हम लोग काट रहे हैं, ठीक है, वनों को खत्म कर रहे हैं, तो पशु तो कहीं ना कहीं तो अपना आश्रय ढूंढते हैं। तो आश्रय ढूंढने के लिए वो अधिवास के, मानव अधिवास की ओर जाते हैं। गांव है तो गांव में जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं, उत्तराखंड में हम देखते हैं कई बार जो तेंदुआ है या फिर जो बाघ के बीच में संघर्ष, मनुष्य के बीच में संघर्ष हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मानव और पशु के बीच में संघर्ष बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं एशियाई हाथी क्या है, एशियन एलिफेंट। इसी से कुछ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एशियाई हाथी एशियाई महाद्वीप के सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी हैं। ये भारत सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 13 देशों में फैले हुए सूखे जंगल और घास के मैदानों में निवास करते हैं। एशियाई हाथी को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि ऐसे अगर किसी को भी रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड में शामिल किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो उनकी स्थिति है वो मतलब खत्म होने के कगार पे है। ओके। और एशियन हाथी की 3 प्रजातियां हैं, भारतीय हाथी, सुमत्राई हाथी और श्रीलंकाई हाथी। ये 3 प्रजातियां हैं। 3 प्रजातियां पूछी जा सकती हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां निम्नलिखित में शामिल हैं। तो भारतीय हाथी, सुमत्राई हाथी और श्रीलंकाई हाथी, तो ये 3 प्रजातियां हैं, ठीक है। भारतीय हाथी की अगर हम बात करें, इंडियन एलिफेंट की, तो भारत सरकार ने भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है, तो वो क्या होगा, हाथी होगा। भारतीय हाथी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये अधिनियम आया है, देखिए इसको इम्पोर्टेंट याद कर लीजिएगा कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, ये अधिकतर आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कई बार क्वेश्चन मिलते हैं अधिनियम से। एक तरफ अधिनियम दिए गए होते हैं, एक तरफ सन दी गई होती है, उनको मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं। अनुसूची 1 में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है। फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुए प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि CMS के 13वें सम्मेलन, जिसको COP13 के नाम से जानते हैं, में भारतीय हाथी को भी CMS समझौते की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसे भारतीय संसद ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 मतलब 1972 में पारित किया था। इस अधिनियम का मकसद जो है वो वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार को रोकना है। ये जो अधिनियम है इसका जो मुख्य रूप से जो कार्य है वो वन्य जीवों के अवैध शिकार, जिस तरीके से हम देखते हैं कई वन्य जीवों का अवैध शिकार किया जाता है, ठीक है, तो उनको रोकने के लिए, और जो मांस और खाल के व्यापार को भी रोकना है। वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN और इसकी लाल सूची, जिसको रेड लिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर IUCN, दुनिया की प्रकृति स्थिति को संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। IUCN सरकारों तथा नागरिक समाज दोनों से मिलकर बना एक संघ है। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। इसको याद रखना, हो सकता है पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है। स्टेट पीसी में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN को घोषित लक्ष्य विश्व की सबसे निकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची को प्रकाशित करता है, जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाता है। अगर जो लाल सूची यानी कि रेड लिस्ट में जो वन्य जीवों को शामिल किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि जो वन्य जीवों को शामिल किया गया है रेड सूची में, तो इसका मीन्स है कि वो बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति में है और वो उनकी जो प्रजाति है वो नष्ट होने के कगार पे है। हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर, जो है इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष। इस समय जो आप देख रहे हैं फिलिस्तीन में संघर्ष और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है, ये हमारा IR से रिलेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं IR से, लेकिन मेंस के टॉपिक के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं, लेकिन ये प्रीलिमिनरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चर्चा में क्यों है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष कई दिनों से चल रहा है। अब ये संघर्ष जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गंभीर रूप लेता दिखाई दे रहा है। प्रमुख बिंदु अगर हम बात करें तो वर्तमान का इजराइल
और फिलिस्तीन के बीच चल रहा खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब इजराइल किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाला है। वहीं फिलिस्तीन ने गाजा पट्टी में प्रभाव रखने वाला हमास संगठन, एक हमास संगठन जो है वो कहाँ अपना प्रभाव रखता है, गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के पक्ष में नहीं है। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान का इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष मध्य पूर्व अर्थात पश्चिम एशिया में काफ़ी अस्थिरता बढ़ा देगा और इसके भयावह परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इस संघर्ष के मध्य पूर्व में भी आतंकवाद गति पकड़ सकता है। इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर डील पर भी इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान के इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के क्या कारण हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो वर्तमान के इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की शुरुआत यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद, ये जो अल अक्सा मस्जिद है उसको लेकर हुई थी। फिलिस्तीन और यरूशलेम में स्थित जो है इजराइल और फिलिस्तीन के जो बीच अस्टम संघर्ष आपको देखने को मिलता है, इसकी जो शुरुआत है वो यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद के को लेकर हुई थी। अल अक्सा जो मस्जिद है ये इससे शुरू हुआ संघर्ष ने जल्द ही व्यापक रूप ले लिया था, जहां इजराइल ने फिलिस्तीनियों के गाजा पट्टी में स्थित हमास के ठिकानों पर हमला किया। वहीं हमास ने भी इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे। हमास द्वारा गाजा पट्टी से दागे जाने वाले रॉकेटों से बचने के लिए इजराइल ने अपने आयरन डोमेन एयर डिफेंस सिस्टम, ये आयरन डोमेन एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है ये हवा में ही मिसाइल को ख़त्म कर देता है। मतलब पृथ्वी तक जहाँ पर ये इजराइल का क्षेत्र है पृथ्वी पर वहाँ तक नहीं आने देता है, ये हवा में ही इसको मार गिराता है। तो यही है आयरन डोमेन एयर डिफेंस। ये डिफेंस का मतलब जो एयर में मार करता है, एयर में अपनी जो दुश्मनों की चीज़ें होती हैं हथियार उनको मार गिराता है, उसी को बोलते हैं एयर डिफेंस, मतलब हवा में मार करने वाला को इस्तेमाल किया है। उल्लेखनीय है कि यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम धर्म के अनुयायी काफ़ी पवित्र मानते हैं। इस्लाम के अनुयायियों के लिए मक्का मदीना के साथ यह तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। हालांकि इस मस्जिद से यहूदी और ईसाई भी ताल्लुक़ रखते हैं। गौरतलब है कि यरूशलेम तीन धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम के अनुयायियों का पवित्र स्थान है। तो जो यरूशलेम है वो तीनों धर्म के पवित्र स्थान है, धर्मों यहूदी का भी, ईसाई का भी और इस्लाम का भी। वर्ष 2016 में यूनेस्को ने अल अक्सा मस्जिद से यहूदियों के दावे को खारिज कर दिया था। यूनेस्को ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के दावे और उनके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। हालांकि इस तरह से किसी भी प्रस्ताव को यहूदी मानने के लिए तैयार नहीं है। विभिन्न देशों के मत क्या हैं, तो वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा का आत्माधिकार है। देखिए जो अमेरिका है वो इजराइल का पक्ष लेता है काफ़ी। ये जो आप देख रहे हैं आयरन डोमेन एयर डिफेंस सिस्टम, इसको बनाने में हालांकि ये इजराइल में बना है, लेकिन आप इसके देखें काफ़ी जो पार्ट हैं वो यूएसए के द्वारा ही सपोर्ट में किए गए थे। ठीक है, तो ये जो डिफेंस सिस्टम बनाया गया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका की देखरेख में ही बना है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, इजराइल का काफ़ी सहयोग भी करता है। भारत के जो रिश्ते हैं वो इजराइल के साथ में भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। वहीं भारत ने भी इजराइल और फिलिस्तीन में बढ़ते तनाव के बीच बयान जारी किया है। भारत ने सभी हिंसक गतिविधियों खासकर गाजा में गिराए गए रॉकेट हमलों की निंदा की है। इसके साथ ही हिंसा पर रोक लगाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। तुर्की व पाकिस्तान ने फिलिस्तीन का पक्ष लिया है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में प्रभाव रखने वाला हमास संगठन को मदद बढ़ा दी है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर एक नज़र डालें तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में मुख्य रूप से जमीन पर कब्जा संबंधी संघर्ष के रूप में हुई थी। वर्ष 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद पवित्र भूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया। इजराइल राज्य, वेस्ट बैंक जिसको जॉर्डन नदी का पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं, और गाजा पट्टी। वर्ष 1993 के ओस्लो समझौते द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा की गई तथा समाधान के रूप में 2 राज्यों के गठन की रूपरेखा तैयार की गई। इस समझौते के तहत वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ हिस्से को सीमित स्वशासन का अधिकार देते हुए इन क्षेत्रों पर फिलिस्तीन अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई थी। वेस्ट बैंक क्षेत्र पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ने ही अपना अपना दावा करते हैं। यह क्षेत्र इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। गौरतलब है कि सन 1967 में इजराइल ने अरब इजरायली युद्ध के दौरान वेस्ट बैंक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और बाद के वर्षों में वहां बस्तियां भी स्थापित की थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज की करंट का हमने जो डिस्कस किया। केवल देखिए डेली करंट तो बहुत ज़्यादा होती है,
लेकिन केवल मैंने उन्हीं को शामिल किया था जो हमारे प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या हो सकती है प्री या मेंस के लिए। ओके, अगर डियर फ्रेंड्स आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।